चलो यहाँ तक हम लोग ने सारी बात। डेंड्राइट लिखवाया था क्या? डेंड्राइट हो गया था। निसल बॉडी और न्यूरोफाइब्रिल नहीं, डेंड्राइट नहीं हुआ था। देखें, जल्दी देखें, जल्दी देखें। सेल बॉडी हो गया। सेल बॉडी ठीक है। साइटोन और सेल बॉडी हो गया आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी का दूसरा नाम साइटोन भी है, लिख लो। लिखा था ना, ये हो गया था, ये पूरा हो गया। अब हम लोग बढ़ रहे थे डेंड्राइट्स। बहुत बढ़िया है टॉपिक, लिखिए, हेडिंग डालिए डेंड्राइट्स। ठीक है, पूरा लिखिएगा, जो मैं बोलूँगा वो पूरा लिखिएगा, क्योंकि आज जो जो चीज़ें छुड़वानी होगी मैं खुद छुड़वा दूंगा। सेवरल शॉर्ट ब्रांच्ड प्रोसेसेस, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए कंटेन निसल बॉडी और न्यूरोफाइब्रिल। अरे भैया ऐसा नहीं लग रहा है, ये सेल बॉडी में जो कुछ भी है वो यहाँ पहुँच सकता है ना? तो कंटेन निसल बॉडी एंड न्यूरोफाइब्रिल। फंक्शन, हेडिंग डालो फंक्शन। कंडक्ट नर्व इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी, इंपॉर्टेंट है। एफरेंट प्रोसेस। और एक्सॉन का क्या काम होता है? इफरेंट प्रोसेस, हाँ, बाहर दूसरे देता है, ये कलेक्ट करता है। ये कलेक्ट करके किसको देता है? सेल बॉडी को। सेल बॉडी आगे ट्रांसमिट करती है किसको? एक्सॉन। माफ कीजिएगा, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? डन? यस। अगर छुड़ाने जैसा होता तो मैं छुड़वा देता। यस सर। ठीक, चले। मतलब कभी कभी मुझे भी दुख होता है क्यों लिखवा रहा हूँ बच्चों को और मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, चले, हेडिंग डाले एक्सॉन। हेडिंग डाले एक्सॉन। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, जैसे जैसे बोलूँ वैसे लिखिए। सिंगल लॉन्ग cylindrical process. Next is originate from cyton, और जिस रीजन से ओरिजिनेट होता है उसे कहते हैं एक्सॉन हेलॉक। एग्जाम में कभी नहीं आएगा, इसीलिए मैं इस पर ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ। यही आएगा बस, ये नहीं आएगा कभी। ठीक है, चलिए देखिए। प्लाज्मा सॉरी माफ कीजिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सॉरी या इसी का दूसरा नाम है प्लाज्मा लेमा। मतलब कहते हैं क्या हो रहा है मुझे ये? अरे इट इज एलर्जिक रिएक्शन हो रही है। एक्सोलेमा क्या कहते हैं, क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहेंगे? एक्सोलेमा। अब बात आती है एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म है, that is exoplasm and contains neurofibrils. ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप कलर चेंज करके लिखना। निसिल जो एग्जाम क्वेश्चन है वही है, बॉडी इज एब्सेंट। न्यूरोफाइब्रिल तो प्रेजेंट है लेकिन निसल बॉडी एब्सेंट है। एक बार क्या हुआ, मेरा बर्थडे था और मेरा एक फ्रेंड है, बहुत अच्छा दोस्त है, शानू। उसने मुझे
परफ्यूम गिफ्ट किया, दोस्त ने दिया था। वो नहीं पूरा फॉग वॉग का आता था बढ़िया एकदम बॉक्स में पैक वैक। अच्छा मुझे पहले से ही परफ्यूम से एलर्जी है, तो मैंने कहा लाओ यार आज ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा दूर लगाएंगे। फर्स्ट ईयर था मेरा और मैंने लगा लिया परफ्यूम। अब मैं कॉलेज तक पहुंचा, मेरी डेंटल एनाटमी की क्लास चल रही थी, DADH, डेंटल एनाटमी डेंटल हिस्टोलॉजी। मैं वहाँ बैठा हूँ, अब मुझे छींक आना शुरू। 1 घंटे में 60 बार चीखा। सुनो तो हंसी तो तब आ रही, हैंकी ले जाना भूल गया। अब मैं अपने एप्रन में पोंछ रहा, एप्रन गीला हो गया, क्योंकि ऐसे ऐसे करके कितना पोंछोगे तुम। मैं ये भी तो कैसे निकलूं यहाँ से, इतने सारे बच्चे बैठे, 100 बच्चे। तब से मेरे बगल में सारा बैठी थी, तो सारा ने अपना खूबसूरत सा हैंकी उठाया और उसने मुझे, और छोटी सी हैंकी, उसने मुझे हैंकी दी और हैंकी मैंने यूज़ करी। और इत्तेफाक से हैंकी में भी परफ्यूम लोग करते हैं ना, हैंकी में भी परफ्यूम लगाते हैं, आप लोगों को पता होगा। हाँ, लोग हैंकी में भी परफ्यूम मारते हैं। मैंने 2 बार ऐसे किया, तीसरी बार फिर और चीखना शुरू किया। ठीक है, तो ऐसी ऐसी सिचुएशन होती है। कभी कभी लगता है कि एलर्जिक रिस्पॉन्स बहुत बुरा होता है। अब जब आप कभी ईयरफोन लगा के सुनोगे, उसमें मैं छींकता रहूँगा, हाँ? आता होगा कभी कभी। Axon may give rise to collateral branches. इन्हीं को कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल, या दैट इज टेलोडेंड्रिया। कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, यही आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, दिस एक्सॉन टर्मिनल आर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, और इन्हीं को कहते हैं सिनेप्टिक नॉब्स। ठीक है, सिनेप्टिक नॉब, दे possess सिनेप्टिक वेसाइकल्स। अरे ये नदीम कहाँ है? एंड इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर, दे बियर्स न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल जैसे गाबा, ठीक है, डोपामीन, ठीक है, एसिटाइल चोलिन, हाँ, एसिटाइल कोलिन, चोलिन नहीं है, कोलिन है। हाँ, आखिरी तक आते आते कोलेस्टेरॉल होने लगता है। हो गया? गाबा, डोपामीन, एसिटाइल कोलिन, कुछ भी लिख दो, कि न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ये दिन भर रील्स देखते हो तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है? तभी डोपामीन। इसीलिए तुमको बार बार रील्स देखने की तलब होती है। एक ही रील दोबारा हम नहीं देख पाते, कहीं कहीं चेंज करनी पड़ती है ना, तो हाँ, तुम लोग को ट्रिगर करने की ज़रूरत होती है, डोपामीन की कमी। चले? नहीं, अभी भी कुछ बच्चे हैं जो इन चीज़ों से दूर हैं। ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, ये एक अच्छी हैबिट है। चलो, एक्सॉन में एक बात लिखो, और एक्सॉन ट्रांसमिट nerve impulse away from cyton
इसी को कहते हैं इफरेंट प्रोसेस। ठीक है, किसको देते हैं? टू दो चीज़ों को, चाहे तो इंटर न्यूरॉन, अगर कोई दूसरी न्यूरॉन है उसको देंगे, या फिर कोई मसल है या ग्लैंड है। इंटर न्यूरॉन या इंटर मस्कुलर जंक्शंस, और इसी को कहते हैं सिनैप्स। या इंटर मस्कुलर जंक्शन, दोनों जगह जंक्शन लिख भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि। और इन्हीं जंक्शंस को क्या कहते हैं? सिनैप्स। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? सर होश में है बेटा। चले, अब एक बात सुनो। जनरली जो ट्रैक्स होती हैं, ट्रैक्स आर द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, और ये जो नर्व ग्रुप ऑफ एक्सॉन, इन्हीं को हम नर्व फाइबर्स भी कहते हैं। ये कहाँ पे मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये क्या देती है? अपना इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करती हैं। और जो नर्व्स होती हैं ये भी नर्व फाइबर ही होती हैं, और ये किसको देती है? सीधे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो दो टर्म है आपके लेवल पे काम ही नहीं आएंगे कभी। अभी आखिरी टॉपिक है, बस ख़त्म। ये देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट। लास्ट क्लास में हम लोग कुछ बात कर रहे थे, आप लोग को कुछ याद होगा, यूनिपोलर, बाईपोलर। तो देखिए यहाँ पर ये आँखों में होता है बाईपोलर न्यूरॉन, दिख रहा है आपको? तो एक डेंड्राइट है, वह एक डेंड्रॉन है और एक एक्सॉन है। देखो एक्सॉन तो हमेशा एक ही होगा, लेकिन डेंड्रॉन एक से ज़्यादा हो सकता है। ये देखो मल्टीपोलर, मतलब एक से ज़्यादा डेंड्रॉन है, दिख रहा है ना? एक दो, पता नहीं कितने सारे डेंड्रॉन है। अच्छा, ये इसको डेंड्रॉन कहते हैं, इस वाले को, इस लाइन को डेंड्रॉन कहते हैं। और इसके बाद ये जो लाइंस होती है, बात समझ में आ गया? चलिए, ये देखिए, ये आपको स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो तुम्हारा एक्सॉन टर्मिनल है, ये कुछ डॉट 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 बना हुआ है, देखना करीब से देख लो थोड़ा, दिख रहा है? देखो मिनिमम एक डेंड्रॉन, देखो एक्सॉन तो एक होगा ही होगा, ठीक है, डेंड्राइट हो चाहे ना हो, लेकिन एक्सॉन तो एक होगा ही होगा। चलो, चलो लिखो यूनिपोलर न्यूरॉन। सबसे पहली बात है, ये सेंसरी न्यूरॉन होते हैं एंड हैविंग सिंगल प्रोसेस। देखो लिखा है कुछ, अराइजिंग फ्रॉम सेल बॉडी। अब ये देखो, ये यहाँ से तो एक ही प्रोसेस निकला। अब ये जो प्रोसेस है, ये थोड़ा सा डेंड्रॉन भी बना ले रहा है, थोड़ा सा एक्सॉन भी बना ले रहा है। मेरी बात को समझिएगा। लेकिन इधर देखो, इधर इसके पहले कुछ याद करो तो, ये अगर तुम्हारा एक्सॉन था, सेल बॉडी था, ये एक्सॉन था, तो यहाँ से ऐसे डेंड्रॉन निकल रहा था ना। एक ये अलग प्रोसेस है और एक ही अलग प्रोसेस है, ऐसा है ना? लेकिन यहाँ पे देखो प्रोसेस ऐसा निकला है एक, और ये दो में डिवाइड हो गया। इसे यूनिपोलर भी कहते हैं, स्यूडो यूनिपोलर भी कहते हैं। ठीक है, तो यूनिपोलर भी कहते हैं, और कहीं कभी कभी हम इसको स्यूडो यूनिपोलर। क्यों स्यूडो? क्योंकि जो एक प्रोसेस निकला था उसने डेंड्राइट भी बना लिया और एक्सॉन की तरह भी काम किया। ठीक है, तो हैविंग सिंगल प्रोसेस अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी, आगे यही इंपॉर्टेंट है,
डिवाइड, डायग्राम बना लेना, इनटू 2 ब्रांचेस। अब आपको पता है 2 ब्रांच है तो एक क्या बन जाएगी, एक्सॉन, और एक किसकी तरह बंद करेगी, डेंड्रॉन। एक डेंड्राइट की तरह और एक अब बात आती है कहाँ पाए जाते हैं, लोकेशन। डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल नर्व। ऐसे डायग्राम बनाओ। बस ऐसे डेंड्राइट, एक्सॉन, ठीक है, बस ऐसे बना लो, इससे ज़्यादा डिटेल बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ? नहीं सर। कुछ लिखा ही नहीं मैंने, जल्दी मेक इट फास्ट। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? चल हेडिंग डाले बाइपोलर। देखो आंखों में बताया था ना, लिखो 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 जल्दी बेटा, 1 एक्सॉन प्लस 1 डेंड्राइट, ठीक है, एंड डायरेक्टली arises from साइटोन। ये बना लो डायग्राम। लोकेशन रेटिना ऑफ आई, sensory cell of internal ear or olfactory sensory epithelium। ये कुछ मेजर साइट से जाके पाए ही जाते हैं। एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट डायरेक्टली राइजेस फ्रॉम द साइटोन। लोकेशन कहाँ कहाँ, रेटिना ऑफ द आई, सेंसरी सेल ऑफ इंटरनल ईयर एंड ऑल्फैक्टरी सेंसरी एपिथेलियम, EPI डॉट, ऑल्फैक्टरी सेंसरी एपिथेलियम। क्या आपने डायग्राम बना लिया? आगे बढ़ जाए बच्चों, डायग्राम जरूर बनाइएगा, डायग्राम एग्जाम में आता है। एग्जाम में सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि क्या ज़्यादा क्या कम होगा। एक्सॉन हमेशा एक होगा, ये याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। मल्टीपोलर एक एक्सॉन और ज़्यादा डेंड्राइट।
मोस्ट ऑफ बॉडी न्यूरॉन्स क्या होते हैं? मल्टीपोलर न्यूरॉन। इधर देखो बेटा, थोड़ा मोड़ा डायग्राम बना लो, ऐसे बना लो। हो गया, ये हो गया डेंड्राइट्स और ये हो गया तुम्हारा एक्सॉन। बाकी तो पता ही है, पेपर में डायग्राम थोड़ा बनाना है, ठीक। अरे बनाना तो समझ लेना, नहीं घर में कह रहे कार्टून बनाए थे सर। चले, चलो। टाइप ऑफ एक्सॉन बेसिस, देखो बेसिस, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन सीड। एक होता है माइलिनेटेड एक्सॉन और दूसरा होता है नॉन माइलिनेटेड। लिखो जल्दी जल्दी लिखो। कोई दिक्कत डायग्राम में? बहुत बेसिक डायग्राम है। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैसे जाते हैं? ऐसे। और केमिकल इंपल्स यहाँ से पास होते हैं, यहाँ अंदर अंदर, फिर यहाँ पर जा कर के बल्ब में ये साइकिल रहता है। यहीं पर क्या होता है, अगर दूसरा कोई डेंड्राइट होगा तो यहाँ दूसरा कोई न्यूरॉन होगा तो उसका डेंड्राइट होगा। ये देखो, तो ये केमिकल धीरे धीरे यहाँ पर रिलीज होता है और डेंड्राइट के यहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? इस केमिकल को रिसीव करते हैं और आगे वाले न्यूक्लियस को कन्वे कर देते हैं। तो ये एफरेंट हो गया, अब ये आगे लेकर जाएगा, ये इफरेंट हो गया, ये एफरेंट नर्व हो गया, ये लो आगे। फिर अगर ये मसल होगी तो मसल के रिसेप्टर्स लगे होंगे, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को सिनेप्स कहते हैं। मतलब ये इससे लेकर के इतनी चीज़ बस। ये प्री सिनेप्टिक नॉब, पोस्ट सिनेप्टिक नॉब, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, है ना। माइलिन लिख रहे हो ना, माइलिनेटेड एक्सॉन लिखा रहा हूँ। हाँ, बुक में तो बहुत थोड़ा सा शब्द दिया है लेकिन क्वेश्चन आता है। लिखो, जो मैं बोल रहा हूँ बस वो लिखना। माइलिनेटेड नर्व, माइलिनेटेड फाइबर ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, द प्लाज्मा लेमा ऑफ स्वान सेल रैप अराउंड इंटरनोड ऑफ एक्सॉन। बस, मतलब माइलिनेटेड एक्सॉन्स में स्वान सेल्स प्रेजेंट होती हैं, समझ गए। तो यहां पर क्या है, अगला पॉइंट लिखो, लेयर ऑफ स्वान सेल। अगर स्वान सेल में माइलिन प्रेजेंट है, व्हाट इज माइलिन? माइलिन इज अ लिपिड, ब्रैकेट में लिख लो लिपिड, ठीक है। माइलिन के बगल में ब्रैकेट में लिख लो लिपिड, ठीक है। अच्छा, न्यूरी लेमा साइड में कहीं लिखना है, यहाँ इससे डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर दैट कंटेन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूरी लेमा। ये आप साइड में कहीं लिख लेना इंफॉर्मेशन के लिए। समझ में आ गया? माइलिनेटेड एक्सॉन में स्वान सेल्स में क्या प्रेजेंट होगा? माइलिन। क्या प्रेजेंट होगा? माइन, हाई प्रपोर्शन ऑफ लिपिड। हो गया? न्यूरी लेमा लिख रहे हो क्या कि नोट कर लिया? पुराना नोट हो गया? बस ये लिखना है, लेयर ऑफ स्वान सेल कंटेन माइलिन, ये सब मत लिखो, ब्रैकेट में लिखो लिपिड। हो गया? अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसी फाइबर को ग्लायल सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लायल सेल। सुना होगा न्यूरो ग्लायल सेल्स, सुना है? नाम से ही लग रहा है कि ये फैगोसिटिक तो नहीं है, मार के खाने वाली, हाँ, बैक्टीरिया, फंगस, माइक्रोब्स को। चलो आगे देखें, कुछ रह गया क्या?
अरे न्यूरोलेमा साइड में लिखना कहीं। हो गया बेटवा? आफिया बेटा, तबीयत ठीक हुई तुम्हारी? चलो, अब बात हम करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। किसकी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ग्लायल सेल्स होती हैं, क्या? ग्लायल सेल्स, इनको कहते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट। ठीक है, और दीज हैव माइलिनेटेड एक्सॉन्स। अब एक पॉइंट लिखो, नोड ऑफ रेनवियर। चलो, ये जो पोर्शन है, ये यहाँ पर किसी भी तरीके का ग्रीन कलर दिख रहा है तुमको? नहीं। इस पोर्शन को कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। मतलब यहाँ पर माइलिन शीद क्या होती है? एब्सेंट होती है। क्या होती है? माइलिन शीद नहीं होती। बाकी स्वान सेल्स में तो है ही है। हम लोग पढ़ ही माइलिनेटेड नर्व फाइबर पढ़ रहे हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन पढ़ रहे हैं। उसमें माइलिनेटेड न्यूरॉन में कौन सी जगह पर माइलिन शीद प्रेजेंट होती है? एक्सॉन। कहाँ पर? एक्सॉन। और एक्सॉन में भी कहाँ पे? एक्सॉन के बाहर जो स्वान सेल्स प्रेजेंट होती हैं, स्वान सेल की जो लेयर होती है उसमें प्रेजेंट होती है। और जिस जगह पर स्वान सेल नहीं है वहाँ माइलिन होगा क्या? नहीं। तो ये कुछ खाली जगह होती है, इन्हीं को कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। अच्छा, दो नोड के बीच में क्या होता है? इंटरनोड। बायो में पढ़े होगे। तो बची हुई खाली जगहों को क्या कहेंगे? इंटरनोड। लिखने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है, देखो एक पॉइंट स्टार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं लिख रहा हूँ, सिर्फ वही लिखना। माइलिनेटेड नर्व फाइबर अकर इन। तो दो जगह तुम लोगों ने लिखा था, एक लिखा था पीएनएस में और दूसरा लिखो वाइट मैटर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वाइट मैटर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बात समझ में आई? तो डाइजेशन तो सिलेबस से हट गया। पहले बॉडी फ्लूइड पढ़ेंगे। फ्लूइड तो सारा पढ़ा ही दिया है, केवल हार्ट के बारे में पढ़ाना, उसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। हाँ, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा एक बात बताओ, घी भी किस कलर का होता है? वाइट। वाइट होता है यार, घर का घी देखा होगा तुम लोगों ने, तो वाइट ही होता है। तो मेरे यहाँ काला होता है, वो जल गया है बेटा। वाइट मतलब अगर तुम सच में देखोगे तो वाइट ही होता है। तो इस बात से एक बात याद रखना कि लिपिड वाइट कलर, लिपिड को याद रखते ही क्या आएगा? वाइट कलर। वाइट कलर मतलब वाइट कलर, वाइट मैटर आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पर लिपिड ज़्यादा है। लिपिड ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पर जो नर्व फाइबर है वो कैसी? माइलिनेटेड है। मतलब ये सब दिमाग में बिठाना पड़ेगा एग्जाम तक। एग्जाम के पेपर जैसे क्वेश्चन लग जाए वैसे सब भूल जाना, मत समझो। मतलब याद केवल पेपर होने तक रखना, इसमें इंटरव्यू तो होता नहीं है।
बस पेपर जिस दिन हो जाए उस दिन जैसे हो जाए वैसे सब भुला दिया तुझे, अलविदा तुझे। उसमें गाना था ना, वो कौन सा मूवी में शायद वो कहता है भुला देना मुझे है अलविदा तुझे। अरे नहीं देखा आशिकी 2? यस यस, अरे बुला देना मुझे। अरे आखिरी में आत्महत्या कर लेता है। हाँ सर। हाँ तो पेपर के पहले मत बुला देना वरना दिक्कत हो जाएगी, पेपर के बाद। हाँ, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन इट इज फाउंड इन ग्रे मैटर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आगे बढ़ जाओ। अच्छा अच्छा, सेकंड पॉइंट पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अच्छा एक बात में तो आप कह सकते हैं ना, सबसे कम तो मैं ही लिखाता हूँ। मैं लिखाता तो कम हूँ यार, ये तो आप कह सकते हो, वरना शाहनवाज लिख पाता है, लिखता ही नहीं। मैं पहले घुसता हूँ क्लास में तो देखता हूँ उसकी कॉपी खाली, अब देखता हूँ कम से कम कुछ लिखा रहता है। अब लिखते हो? खाली मेरा कॉपी कभी नहीं गया। अगर लिखूंगा ये बहुत अच्छी आदत है, ये बहुत अच्छी आदत है। एक बात याद रखिएगा, रिटेंशन लिखने से आता है, क्योंकि एग्जाम में बोलने को नहीं मिलेगा। तो एग्जाम में जब पेन चलेगी तो दिमाग में वही आएगा, इसीलिए थ्योरी वाले एग्जाम वही क्रैक कर पाता है जिसकी पेन ज़्यादा चलती है। ब्रेन एक मसल है, लेकिन उस मसल की ट्रेनिंग हमेशा 5 सेंस ऑर्गन से होती है। ब्रेन कभी डायरेक्टली, ब्रेन मसल्स कभी डायरेक्टली काम नहीं करती, 5 सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं। जब को तुम पढ़ के आओगे तो कोई वैसे तुम्हारा मिल गया, मान लो यही मिल गया, शाहनवाज ही मिल गया वहाँ पे बैठे पेपर में, पीछे बोले CNS, तो शाहनवाज कह रहा 3, तुमको समझ में आ जाएगा अरे यार ये इसका ये आंसर है। तो पढ़े होगे, देखो 5 रिफ्लेक्स है, आई टू सी, ईयर टू हियर, टंग टू टेस्ट, नोज टू स्मेल, स्किन टू टच। तो ये टच वाला फील है, ये तुम लिखते हो तो ब्रेन में एक मेमोरी जनरेट होती है। तुम किसी कोई बोल रहा है, रिवीजन कभी कभी कुछ लोग होते हैं ऐसे, यार सुना दो तुम, हम याद कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपको कुछ ना कुछ रिटेन हो रहा है। अच्छा ये वाला एग्जाम में काम क्यों नहीं करता? क्योंकि एग्जाम में आप बोल नहीं सकते, समझ रहे हैं? तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा काम आएगा ये लिख के वाला। तो जितनी बार आपकी पेन चलेगी तो एग्जाम में वही आपके काम में है, क्योंकि जब तुमको रफ वर्क मिलेगा उसमें कुछ ऐसे से करोगे, सर ने कुछ लाल कलर का मार्क करवाया था, बस आ गया। आता है ये, बहुत याद आता है कि नोट्स में मैंने इस जगह पे ऐसे लिखा था। लिखना जरूरी है। क्या? अरे एग्जाम में एप्लीकेशन आया तो मेरा दोस्त था, सर आपके इतना बड़ा होगा, तो टू द प्रिंसिपल SR ग्लोबल लिख के नीचे लिख देना आपका आज्ञाकारी शिष्य। वो आपका आज्ञाकारी शिष्य ही लिख के चला आया। पागल है वो। नहीं, वो जानता था आप कुछ नहीं पढ़ेंगे, तो कॉमेडी कर रहा था कॉपी में। सेंसरी न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन कैरी sensory impulse from receptors। अच्छा देता किसको है? कोई भी सेंसरी इंपल्स हम लेते हैं तो हम कहाँ, ब्रेन में जाती है ना वो इन्फॉर्मेशन कि भैया इसको प्रोसेस करो और इसका इस्तेमाल करो। किसको देता है? टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा सेंसरी इंपल्स कौन देगा? तो कहेंगे जहाँ से सेंसरी ऑर्गन्स होंगे, हाँ मतलब स्किन होगी, मसल होगी या कोई ग्लैंड होगी, राइट? तो वहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर के कहाँ जाएगा? जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इंफॉर्मेशन देती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कि टेस्टोस्टेरोन बनाओ, प्रोजेस्टेरॉन बनाओ, एस्ट्रोजन बनाओ,
तो तुमको समझ में आया कि ग्लैंड, एक ग्लैंड सेंट्रल नर्वस को इन्फॉर्म करे कि भैया दूसरे से काम करवाओ। उसने इंफॉर्मेशन भेजी किसके पास? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहा जाओ और टेस्टिस को बोलो टेस्टोस्टेरोन बनाए, हाँ, ओवरी बोलो प्रोजेस्टेरॉन और वो एस्ट्रोजन बनाए। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इंफॉर्मेशन देने वाला हो गया ऑर्गन। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या हो गया? सेंसरी ऑर्गन। और एंटीरियर पिट्यूटरी का जो हार्मोन होगा वो, दैट हार्मोन इज सेंसरी पार्ट, वो इंपल्स जनरेट किया। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन निकलता है? बहुत सारे निकलते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलता है, आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, जीएनआरएच होता है, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जितने भी ट्रॉपिक हार्मोन होते हैं। रिलीजिंग हार्मोन हमेशा हाइपोथैलेमस से निकलता है, हाँ? तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस से हमेशा रिलीजिंग हार्मोन, याद करने का तरीका बोलूंगा हमेशा, पी से वो पिट्यूटरी ग्लैंड, और पी से कोई भी ग्लैंड होगी वो एंटीरियर पिट्यूटरी के उसमें होगा, कोई भी लिख लो। तो तरीका है, सिखाएंगे। पी से कोई भी हार्मोन याद करोगे तो सब आएगा, सब आएगा, सब सिखाएंगे, ठीक है? तो आने दो चैप्टर एंडोक्राइनोलॉजी, मजा आ जाएगा गुरु। आखिरी चैप्टर होगा, इतना तगड़ा पढ़ा देंगे कि तुम लोग कहोगे सावन सर यही एग्जाम में एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब वो इसलिए मज़ेदार है क्योंकि हम लोग मेडिसिन में फिजियोलॉजी बहुत तगड़ा पढ़ते हैं और बायोकेमिस्ट्री में भी आता है, ठीक है? तो इसी तरह ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ पढ़ाया था मैंने एक टॉपिक। अच्छा, हम लोगों का पूरा पूरा एक डेडिकेटेड सब्जेक्ट होता है मेडिसिन में, पैथोलॉजी। तो भाई उसमें तो फिर कुछ कोई कह ही नहीं सकता। हेडिंग डालिए मोटर न्यूरॉन, या इन्हीं को कहते हैं इफरेंट न्यूरॉन। कैरी मोटर इम्पल्स। अच्छा, तुम्हें पता है तुम असली डॉक्टर की फीलिंग तुमको फर्स्ट ईयर में आएगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, और जो हाँ एनाटमी। जो फर्स्ट ईयर की बायोकेमिस्ट्री होती है तो तुम्हारे घर वाले तुमको रिपोर्ट भेजते हैं, देखा है कभी? LFT और ये सब होता है ना, तो घर वाले कहते हैं ये पढ़ के बताओ, तो तुमको वहीं से सीखना है, फर्स्ट ईयर में ही सीखने को मिलता है। फिर तुम जो है वो घर वालों को, जितने मैं अपने ख़ानदान की, मतलब कोई ऐसा रहा नहीं होगा जो उनको रिपोर्ट ना भेजता हो, सर जी जरा देख लीजिए, ठीक है? तो फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री, देखो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम में भी बहुत आएंगे, और सबसे ज़्यादा मज़ा ज़िंदगी में मिलेगा, मतलब तुम पूरे फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक आने में जो तुम्हारा थर्ड ईयर है वो शानदार होगा, मतलब हीरो फीलिंग, राजा वाली। थर्ड ईयर में सब्जेक्ट कम होते हैं, नहीं थर्ड ईयर में प्रेशर नहीं होता, और फाइनल ईयर में बतेरे सब्जेक्ट होते हैं, गिनती से, मतलब गिनते रहोगे 8 9 10 कब हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और केवल मेडिसिन में एक दिन का गैप मिलता है, जैसे आज पेपर है, कल नहीं होगा, परसों होगा, मतलब 8 पेपर है तो 8 के 8 ऐसे होते हैं, मतलब कोई भी पेपर होगा मेडिसिन में तो आज है, कल रोक के फिर परसों है, फिर एक दिन का गैप फिर है, मतलब बहुत रेयर होता है कि 2 दिन की छुट्टी मिल जाए। और जो तुम्हारा प्रैक्टिकल होता है, जो तुम्हारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, जनरली तुम लोग प्रैक्टिकल पहले देते हो, एग्ज़ाम बाद में देते हो, यही होता है ना बोर्ड्स तक। इवन SC BSc में भी यही सब होता है। मेडिसिन में एग्ज़ाम पहले होता है, प्रैक्टिकल्स बाद में होते हैं। और प्रैक्टिकल की डेट कैसे आती है? आज एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, सोच रहे हो कि चलो कुछ दिन घूम के आए, 3 दिन बाद का प्रैक्टिकल लग गया, और दूसरी यूनिवर्सिटी से आते हैं, मतलब प्रोफेसर आते हैं, इधर उधर के नहीं आते, मतलब तुम KG में हो तो RML का प्रोफेसर आएगा, समझ रहे हो? अलग अलग यूनिवर्सिटी से टहलने चले आ रहे हैं, साउथ का चला आ रहा है, हाँ अब वो आ रहा है तो फिर भाई उसका अलग भौकाल। तुम भाई मेडिसिन पढ़ रहे हो तो वहाँ पे तो पैसा ऐसा चलता नहीं, सर 1000 ले लीजिए, पास कर दीजिए। बहुत यार मज़ेदार है मेडिसिन, बहुत अच्छा है, मतलब लाइफ में मज़ा बहुत है, ड्रामा बहुत है, तुम लोगों को काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, जाके स्किट करोगे, नाचोगे, गाओगे, हाँ वो चीज़ बहुत अच्छी है। कैरी मोटर इम्पल्स फ्रॉम
क्या बेटा? वो वाला भी जो स्टेज पे जाके चिल्लाता है, मम्मी में पास हो गया। कैरी मोटर इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू मसल या ग्लैंड। अच्छा, मसल हमेशा कोई भी हो सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि स्केलेटल ही मसल हो, स्मूथ हो सकती है, कार्डियक हो सकती है, उससे कोई फर्क। तो ये जो मसल या ग्लैंड है, ये इन्हीं का दूसरा नाम है इफेक्टर ऑर्गन। अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा यार, ठीक है। अब एक शब्द लिखा हुआ है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन, तो इंटर न्यूरॉन जो होता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही प्रेजेंट होता है। जैसे आपने मुझसे कहा सावन सर जो है हमको भला आदमी ने मार दिया, मेरे मान लीजिए, तो मैं ऐसे नहीं तुरंत जाओ जाओ वरना चाहिए उसको उड़ा दीजिए ऐसा तो मैं कहूँगा नहीं। मैं क्या कहूँगा, मैं प्रशांत सर से डिस्कस करूँगा। क्या करूँगा? प्रशांत सर से डिस्कस करूँगा। अब ये हो गया इंटर। प्रशांत सर कहेंगे वंदना मैम जाइए, ठीक है। अब एक बात समझिए, तो यहाँ पे मैं और प्रशांत सर क्या हो गए, हमने डिसीजन लिया तो, और फिर प्रशांत सर ने बता दिया अरे ये करना है। तो कहने का मतलब क्या है, इंटर न्यूरॉन क्या होता है, दीज आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कनेक्ट सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन दोनों। नोट कर लीजिए, ये डायग्राम बना लीजिए। बल्कि अब कहीं ऐसे कैसे बना ले, ऐसे एक बॉक्स बनाइए और ऐसे बनाइए, और यहाँ से इस तरीके से एक लाइए, यहाँ अपनी बॉडी का कोई मसल बना लो, ठीक है। इसको लिखो सेंसरी न्यूरॉन, और फिर यहाँ से दूसरा, यहाँ स्किन बनाओ, सॉरी स्किन बनाओ, स्किन पे कांटा लगा, मान लो तुमको कांटा लगा, नहीं सुना है? सुना है कि नहीं सुना है? हाँ, एक्चुअली कवि ये कहना चाहता है उस पे गाने में कि कांटा लगा, तो अब सेंसरी न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाएगा, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वहां से इंफॉर्मेशन आएगी कि मसल तुम वहां से उसका पैर पीछे खींचो। हाँ, तो ये है मोटर न्यूरॉन, ठीक है। और यही हो गया इंटर न्यूरॉन, दिस इज इंटर न्यूरॉन। अरे डायग्राम कोई ये थोड़े एग्जाम में बनाना है, ऐसा डायग्राम बनाइए। मसल हो सकती है, ग्लैंड हो सकती है, बस। मजा तो तब है ना जिंदगी में कि कम काम करें ज्यादा आउटपुट आए, है ना। तो इसीलिए मैं कम कम लिखवा रहा हूं। आगे बढ़ जाऊं, पूरे को रिफ्लेक्स वो सिस्टम मान लो। डन, चलो चलिए, ये चैप्टर खत्म हो गया। देख लेते हैं कुछ बचा तो नहीं है। नर्व लिख लीजिए, बुक में बहुत कम दिया है, इसलिए मैं आपको थोड़ा पढ़ा दे रहा हूँ। चलो, नर्व के बारे में लिखो, इट इज अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। Each nerve fiber covered by endoneurium. It is a thin connective tissue sheath, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको जान करके खुशी होनी चाहिए कि इसमें कुछ टॉपिक हमने वहाँ तक टच किया है जहाँ तक मेडिसिन के फर्स्ट ईयर का बेसिक है। इसका रीज़न क्या है ये जान लीजिए कि अगर आप इसको ढंग से पढ़ लेंगे
720 में 720 पूरा, मतलब फिजिक्स का। तो हम लोग हमेशा वो टच कर रहे हैं, बायो में वो लेवल टच हो रहा है कि आपका जो सबसे मैक्सिमम एक्सटेंट है आपके क्वेश्चन को पूछे जाने का, मैंने टच कर दिया। इससे ज़्यादा अगर वो पूछ लिए ना तो मेडिसिन का फर्स्ट ईयर खो जाएगा तुम्हारा, और इतना वो पूछ नहीं सकते हैं, उनको अथॉरिटी ही नहीं है। जितना मैंने टच कर दिया इसके बाहर अब आना नहीं है, तय है। और देखिएगा, ठीक है, चले। नर्व डैश करके लिखिए 3 टाइप, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। हाँ, यहाँ एक पॉइंट नहीं लिखा तुम लोगों ने ना, यहाँ, हाँ ये तो लिखा ही नहीं। यही अब जो ये कॉन्जिक्यूटिवली, ये जो कवर करने के बाद जो ये कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रक्चर बना, जब फेसाइकल्स को आप कवर कर दिए पेरी न्यूरियम से, ये इसी कॉन्जिक्यूटिव को कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रक्चर, इसी कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नर्व। ये लिख लो, ये बात तो मैंने, मतलब मैं आपको बता दूं, मतलब बहुत सारी नर्व फाइबर मिलकर के फेसाइकल बनाती हैं, ठीक है। ये जो नर्व फेसाइकल है, इसके ऊपर जो कवरिंग होती है, बहुत सारी नर्व फेसाइकल्स की कवरिंग होती है एपीन्यूरियम, सॉरी पेरीन्यूरियम, पेरी। इसके पहले भी हम लोग एक बात ऐसी पढ़ चुके हैं, पेरी सबसे बाहर था और एपी सबसे अंदर था। इसी तरीके से मसल में पढ़ा था ना, तो यहाँ पर भी पेरी सबसे बाहर का बंडल, मतलब बंडल ये वो हो गई, बहुत सारे बंडल्स को एक साथ जोड़ के एक बड़ा नया बंडल बनाया, एक नया धागा उन सारे बंडल्स को पैक करने के लिए। दैट पैकेजिंग के बाद जो वो ऑब्जेक्ट बना, उसी को कहते हैं नर्व। बहुत सारी नर्व फाइबर को मिला करके फेसाइकल बनता है, बहुत सारे फेसाइकल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, नर्व। बात समझ में आ गई? चलो, अब एनसीईआरटी ने सिर्फ एक शब्द लिखा है न्यूरोग्लियल सेल का, एग्जाम में आएगा तो आप कर लोगे। प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट suitable for neuronal activity. ये इम्पोर्टेंट है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, लिख लो। न्यूरॉन नेवर डिवाइड अगेन। If lost, then ever lost. अगर एक बार न्यूरॉन डैमेज हो गया तो दोबारा कभी वो बनेगा नहीं। लेकिन न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होती हैं, ये पूरी जिंदगी, मतलब ये डैमेज होंगी, बनेंगी, डैमेज होंगी, बनेंगी। ये क्या कर रही हैं, दी आर द सपोर्टिंग सेल्स, और इनका काम क्या है, न्यूरोनल एक्टिविटीज़ के लिए इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट मेंटेन करना, ठीक है। तो इसी तरीके से बॉडी में एक क्वेश्चन था, अब आपकी ज़िंदगी में तो आएगा नहीं, क्योंकि अब आप के चैप्टर में ही नहीं है, सिलेबस में ही नहीं है। डाइजेशन एंड उसमें था एक टॉपिक था टीथ के बारे में, उसमें एक पॉइंट था कि टीथ में जो सबसे ऊपर की लेयर होती है दैट इज कॉल्ड इनामल, सबसे बाहर इनामल, उसके बाद डेंटिन, और सबसे अंदर इज पल्प। पल्प इज वाइटल पार्ट। इनामल एक बार जिंदगी में जब जो है फॉर्मेशन होता है तो लाइफ में अमीलोब्लास्ट सेल्स बनाती हैं, एक ही बार बनता है, उसके बाद जिंदगी में कभी बनता नहीं है, मतलब चिप ऑफ हो गया तो दोबारा कभी आएगा नहीं। तभी आदमी सेंसिटिव होता जाता है टाइम के साथ साथ, दांत सेंसिटिव होते जाते हैं। आपके दांत आपको लगता है पीले पड़ गए, देखा है कभी? आप लोग को लगता है आपके दांत पीले हो गए, आप और तेजी से ब्रशिंग करने लगते हैं, समझ गए? अच्छा एक बात बताओ, कार के जैसे ये दीवार है
और इसके बैकग्राउंड में ये देखो यहाँ कहीं हल्का सा पेंट है, ऑरेंज कलर का दिख रहा है, और इसके ऊपर एक लेयर है। मैं इस पीलेपन को सोच रहा हूँ ये गंदगी है, और मैं घिस दो तो ऑरेंज कलर ज्यादा दिखने लगेगा या व्हाइट कलर? ऑरेंज। क्या? क्योंकि व्हाइट की तो एक ही लेयर थी, हटते ही क्या दिखने लगा? तो जब आपकी ब्रशिंग आप ज्यादा देखो, जब इसीलिए कहते हैं सॉफ्ट ब्रशिंग करनी चाहिए। जब आप ज्यादा तेजी से ब्रशिंग करते हो तो जो ऊपर की लेयर है इनेमल, जो जिंदगी में एक बार बनी थी और इतने साल से आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो, वो डैमेज होगी कि नहीं? वियर टियर होती रहती है, और आपने उस तेजी से ब्रशिंग करी, खुद ही निकल दिया। एक चीज देखा है, एक 2-3 ब्रांड है जो हल्दी नमक और पता नहीं क्या क्या मिला के देते हैं, कि कहते हैं कि ये वाला पेस्ट हमें करना चाहिए। एक बात जानिए आप लोग, वो अच्छा भी आपको लगता होगा किसी महक और एसेंस की वजह से, लेकिन जो उसका पार्टिकुलेट साइज है, जब आप ब्रश करते हैं तो ऐसा लगता है कि दांत में मिट्टी लग रही है, कुछ ऐसी अब्रेजिव चीज़ आती है। और एक ब्रांड है, बहुत सोफिस्टिकेटेड ब्रांड है, कोलगेट, उसका एक बहुत बेसिक टूथपेस्ट आता है स्ट्रॉन्ग टीथ करके। कभी आप उससे ब्रश करिए और आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें कुछ है, पेस्ट की तरह होता है। तो जितना छोटा पार्टिकुलेट साइज होगा उतना कम डैमेज करेगा दांत को। दांत पे कोई भी टूथपेस्ट होगा बहुत कम समय के लिए इफेक्ट करता है। तो पार्टिकुलेट साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ज्यादा बड़ा पार्टिकुलेट है तो एब्रेसिव होता है, पूरा किताब की कहानी खत्म कर देगा। तो ये जानते रहिए, सब आप लोगों के लिए जरूरी है। टूथपेस्ट सिलेक्ट करने में आपको आसानी होगी। जिसमें भी पार्टिकुलेट साइड, उसमें एक पेस्ट आता है, उसमें चिप्स होती हैं, वाइट चिप्स होती है, क्रिस्टलाइन चिप्स होती हैं। सर नहीं, ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप मेरी बात समझिए कि चिप्स होती हैं छोटी छोटी, वो और डैमेज करती हैं। ठीक है, वो सब चक्कर मत पड़िए। सिंपल पेस्ट बॉडी के लिए कोई भी चीज लीजिए, किसी भी चीज में ओवर ड्रामा मत देखिए। कोलगेट। और साइज क्या है, कितना है? नहीं, वो तो बस पी साइज ही होता है, पी साइज। कोलगेट कितना वाला मतलब अमाउंट इज नॉट द इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलें लिख लें। लिखा आप लोगों ने? नेवर डिवाइड अगेन। ठीक है, हम लोगों ने लिख लिया। चलो अब देखो न्यूरोग्लायल सेल्स कौन कौन सी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भैया, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। ये लिखो न्यूरोग्लायल सेल्स कौन कौन सी होती हैं, केवल नाम लिख लो। ऑलिगोडेंड्रोसाइट, ये क्या बनाती है? माइलिन सीड। एस्ट्रोसाइट स्टार शेप की होती है, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? ब्लड ब्रेन। अच्छा, ब्रेन में कौन सा ब्लड होता है क्या? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। क्या होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो एस्ट्रोसाइट्स क्या बनाती हैं? दीज आर स्टार शेप्ड सेल। ठीक है, और केवल ये लिखो ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती है। एंड एपेंडाइमल सेल, ठीक है, और ये क्या कैसी होती हैं? सीलिएटेड सेल्स होती हैं, और ये ब्रेन कैविटीज की लाइन करती हैं। और एंड स्पाइनल कॉर्ड फंक्शन क्या है? ब्रिंग द मूवमेंट ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ की मूवमेंट कराती है। माइक्रोग्लायल सेल इज अ फैगोसाइटिक एंड मेसोडर्मल ओरिजिन। एम से माइक्रोग्लायल, एम से मेसोडर्मल ओरिजिन। एम से मसल, एम से मेसोडर्मल ओरिजिन। तो एम से जो भी शब्द है जनरली, अब ये नहीं कह रहे कि सावंत यही कह रहा है, एम से जो भी जनरल शब्द आए तो उसकी ओरिजिन कहाँ से होती है? मेसोडर्मल। ठीक, मेसोडर्मल ओरिजिन मतलब हमारी जर्म लेयर 3 तरह की होती है, एक्टो, मेसो, एंडो। एक्टोडर्मल ओरिजिन कौन सी मसल की होती है? सिलियरी मसल। पढ़ाया था ना, सिलियरी बॉडी, सिलियरी मसल, आइरिस, हाँ, कोरॉइड, सब किसकी बनी होती है? एक्टोडर्मल ओरिजिन। तो ऑलिगोडेंड्रोसाइट ये क्या बनाती है? माइलिन सीड। एस्ट्रोसाइट कैसी होती है? नाम में ही लग रहा है, स्टार। एक ब्रांड भी है ना, एक कार है एस्टर, देखा सुना? एस्टर करके, एमजी की। ठीक है, जो जो पॉइंट हाईलाइट किया हो सिर्फ उतना लिखना है। एस्ट्रोसाइट स्टार शेप की होती हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर के काम करती हैं। एपेंडाइमल सेल्स क्या होती हैं? सीलिएटेड सेल्स होती है। सीलिया जहां पे है वहां पे क्या होगी? मूवमेंट। क्या होगी?
मूवमेंट, सीलिया है जहाँ मूवमेंट है वहाँ, ठीक है। तो क्या कराती है, CSF का मूवमेंट कराती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मतलब सेंट्रल नर्वस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, दो ही चीज होती है, ठीक है। और अगली है माइक्रोग्लायल सेल, ये कैसी होती है, फैगोसाइटिक होती है। कैसी होती है, फैगोसाइटिक। क्या मैं लिखूं? नहीं सर। केवल इतना पार्ट लिखना जो जो मैंने टिक मारा था, एरो बना बना के लिख डालिए। सत्यम हो गया? केवल लिखो ऑलिगोडेंड्रोसाइट डैश करके लिखो, फॉर्म माइलिन शीथ, एस्ट्रोसाइट ब्रैकेट में लिखो स्टार शेप, डैश करके लिखो ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह काम करता है। एपेंडाइमल सेल सीलिएटेड सेल्स होती हैं, CSF का मूवमेंट कराती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, नाम हो गया स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। आखिरी है माइक्रोग्लायल, डैश करके लिखो फैगोसाइटिक, डैश करके लिखो मेसोडर्मल ओरिजिन। बस सबका हो गया, ठीक है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की जो न्यूरोग्लायल सेल्स होती है, ये कौन सी नर्वस सिस्टम की थी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स न्यूरोग्लायल सेल्स होती हैं वो दो तरीके की होती है, एक सैटेलाइट सेल्स होती है, दूसरा स्वान सेल्स होती हैं। स्वान सेल क्या बनाती है, न्यूरी लेमा अराउंड द एक्सॉन, और सैटेलाइट सेल क्या बनाती है, दे सराउंड द सेल बॉडी इन द गैंग्लिया। पूरी पूरी लाइन लिखनी है, मैं इसमें कुछ मना करूंगा ही नहीं। ये वो पार्ट है जो एनसीईआरटी में बहुत कम दिया है, बस नाम लिख दिया है ना, सुना है ना, पेंसिल लेटर लिख दिया है, पूछ सकते हैं, आप लिख लीजिए, आपके काम आ जाएगा। आगे बढ़ जाओ। चलिए नोट करिए बच्चों, लाइव में सबको समझ में आ रहा है? अरे बेटा चलो ठीक है। माइक्रोग्लिया इज द ओनली सेल ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन इन द नर्वस टिश्यू। दे फॉर्म मोनोन्यूक्लियर, दे फॉर्म मोनोन्यूक्लियर, लिखना नहीं है, सिर्फ आप जानते रहिए। और ये फैगोसिटिक होती है, ये इन्फेक्शन या इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट को क्या करती हैं, मारती हैं, काट करके खा जाती हैं, ठीक है। ये लिख लो, सिनैप्स चैप्टर खत्म। लिखवाया ना कई बार। माइन्यूट स्ट्रक्चरल गैप, फंक्शनल ब्रिज बिटवीन, बिटवीन को बीट ऑब्लिक डब्ल्यू लिखना। टीलोडेंड्राइट, टीलोडेंड्राइट इज एक्सॉन, एक्सॉन ना, एंड डेंड्राइट ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनैप्स। लिखवा दिया यार, एक्सॉन टर्मिनल टीलोडेंड्राइट। चलें, ऐसे बना लो। इसी को कहते हैं प्री सिनाप्टिक नॉब। इसको लिखिए पोस्ट सिनाप्टिक नॉब। ये क्या है तो कहेंगे सर या तो डेंड्राइट है, ठीक है, या तो कोई रिसेप्टर। और यहाँ पर लिखिए इसी एरिया को सिनाप्टिक, इधर लिखो, इधर अभी एक साथ लिखोगे ना सिनैप्स, सिनैप्टिक क्लेफ्ट, तीनों को साथ में मिलाकर क्या कहेंगे, सिनैप्स, ठीक है।
ये है कोई न्यूरॉन है, उसका एक्सॉन है ये, और ये कोई न्यूरॉन है, उसका ये रिसेप्टर। ये मान लो कोई और न्यूरॉन वो है, ये डेंड्राइट। काम हो गया? चले मान क्या लिया भाई, सब तो क्लियर है, यही सच है, मान लिया, इसमें क्या होता है। ठीक है, हो गया। चले बहुत बहुत धन्यवाद। चैप्टर ख़त्म करके अच्छा लगा, थैंक यू।